करेंटली इंडिया में इंजीनियरिंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। ये इतना पॉपुलर है कि हर 6 में से एक अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कर रहा है। और ये सारे इंजीनियर्स मेरी तरह ही एक कॉलेज में एनरोल्ड होते हैं, जहाँ पे ये अपने 4 साल स्पेंड करते हैं। और उन 4 सालों में ये कुछ इलेक्ट्रिकल मेथड सीखते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल मेथड सीखते हैं, कुछ केमिकल मेथड सीखते हैं। और इन सभी मेथड से ये एफिशिएंट डिज़ाइंस बनाना सीखते हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें करना सीखते हैं जिससे हम इंडस्ट्री को बेनिफिट कर सकते हैं। लेकिन समवेयर इन दैट प्रोसेस हम एक चीज़ के बारे में भूल जाते हैं और वो है नेचर। नेचर इंजीनियरिंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। नेचर ने इतने सालों तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही करी है, तभी जाके अभी हमें ये इकोसिस्टम देखने को मिल रहा है। अगर नेचर एवोल्यूशन नहीं करता तो क्या पता हमारी स्पीशीज भी एग्जिस्ट करती या नहीं करती, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स चिंपैंजीज हैं और चिंपैंजीज से ह्यूमंस तक बनने का सफ़र एवोल्यूशन के थ्रू हुआ है, जिसकी वजह से हम एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम नेचर से इंस्पिरेशन ले सकते हैं और इंजीनियरिंग सीख सकते हैं। तो ये इंजीनियरिंग होगी नेचर इंस्पायर्ड। हम नेचर से इंजीनियरिंग सीखेंगे और नेचर को एक टीचर की तरह समझेंगे। बचपन में स्पाइडरमैन बनने के सपने तो हम सब ने देखे हैं और हम सभी चाहते हैं कि हम भी दीवारों पे चढ़ सकें और स्पाइडर छोड़ सकें अपने हाथों से। लेकिन सूनर और लेटर हमें रियलाइज़ हो जाता है कि ये ड्रीम बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है और ये सिर्फ मूवीज़ में होते हैं। इनफैक्ट इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च ने 2016 में बोला भी था कि ऐसा कोई भी सुपर ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा सुपर ह्यूमन एग्जिस्ट करेगा तो उसे अपनी बॉडी का एटलीस्ट 40% सरफेस एरिया ग्लू से कवर करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही वियर्ड हो जाएगा। क्योंकि 40% अगर अपनी बॉडी का एरिया कोई ग्लू से कवर कर लेगा तो वो चलेगा कहाँ से। लेकिन आपको इतनी जल्दी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी ईयर 2016 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च करी थी और उसमें उन्होंने एक ऐसे क्लाइंबिंग पैड्स बनाए जिनसे आप दीवारों पर चल सकते हैं। और वो क्लाइंबिंग पैड्स इतने पावरफुल हैं कि वो ह्यूमन के वेट को भी सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये इंस्पिरेशन उन्होंने ली थी छिपकली से। छिपकली यानी कि गेको। तो गेको से जब उन्होंने इंस्पिरेशन ली तो उन्होंने ये देखा कि भाई छिपकली सबके घरों पे दिखती है और वो दीवारों पे चल पाती है बिना किसी परेशानी के, वो गिरती नहीं है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने उस गेको से इंस्पिरेशन लेके ऐसे क्लाइंबिंग पैड्स बनाए जो कि ह्यूमन वेट को सपोर्ट कर सकते हैं। इस टेक्निक को, जिसमें हम नेचर से इंस्पायर्ड डिज़ाइंस बनाते हैं, इसे हम बायोमिमिक्री कहते हैं। बायोमिमिक्री को 1997 में जेनीन बेन्यूस ने अपनी बुक बायोमिमिक्री इनोवेशंस इंस्पायर्ड बाय नेचर के थ्रू पॉपुलराइज किया था। इनका मानना है कि हमें नेचर को एक टीचर की तरह समझना चाहिए और नेचुरल रिसोर्सेज को हार्नेस करने की बजाय हमें नेचर से सीखना चाहिए। जेनीन बेन्यूस से पहले अमेरिकन इन्वेंटर ऑटो श्मिडिट ने 1960s में बायोमिमेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया था। बायोमिमेटिक्स का मतलब है बायोलॉजी के आइडियाज़ को टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंट करना और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करना। जेनीन ने अपनी बुक के थ्रू बायोलॉजिकल डिज़ाइंस का एक नया एरा शुरू कर दिया था, जिसका एक एविडेंस था कि 20th सेंचुरी से 21st सेंचुरी में जो भी बायोमिमिक्री के ऊपर रिसर्च आर्टिकल्स थे या रिसर्च पेपर्स थे, वो 5 गुना बढ़ चुके थे। बायोमिमिक्री का यूज़ करके ह्यूमंस ने बहुत से नए डिज़ाइंस बनाए, जिसका एक रीसेंट एग्जाम्पल है चीता रोबोट, जिसे बॉस्टन डायनेमिक्स ने बनाया। ये रोबोट चीता को मिमिक करता है और ये मैक्सिमम स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा सकता है। इसके अलावा 1989 में जापान की शिनकानसेन ट्रेन जब भी किसी टनल को क्रॉस करती थी तो वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करती थी। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक इंजीनियर्स की टीम बिठाई गई, जो कि अब एक नए डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि ट्रेन अब कोई नॉइज़ क्रिएट ना करे। थैंकफुली जो इस ट्रेन के लीड इंजीनियर थे इस डिज़ाइन टीम के, वो एक बर्ड वॉचर थे, उन्हें बर्ड्स में इंटरेस्ट था। तो उन्होंने किंगफिशर से इंस्पिरेशन ली। जैसे कि किंगफिशर कभी भी किसी तालाब में जाती है तो वो बिना आवाज़ करे ही अपने मछली को पकड़ लेती है।
तो उन्होंने इस चीज़ की इंस्पिरेशन ली और ट्रेन का जो डिज़ाइन था वो उन्होंने किंगफिशर की बीक के जैसा बनाया, ताकि जैसे वो निकले तो उसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा एरोडायनेमिक हो और वो प्रेशर वेव्स को इकट्ठा ना करे। तो इसका यूज़ करके ईजी नकात्सु, जो कि लीड इंजीनियर थे, उन्होंने एक बहुत एफिशिएंट डिज़ाइन बनाया। इसके अलावा 1991 में जिम्बाब्वे के एक आर्किटेक्ट मिक पियर्स ने एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जो कि बिना एयर कंडीशनिंग सिस्टम के ही बहुत ज़्यादा कूल रहती थी। और जिम्बाब्वे जैसी जगह जो कि गर्म होती है, वहाँ पे एक ऐसी बिल्डिंग बना देना जो कि गर्मियों में भी ठंडी रहे बिना एयर कंडीशनिंग सिस्टम के, एक बहुत ही एफिशिएंट डिज़ाइन है। और इसकी इंस्पिरेशन मिक पियर्स ने ली थी टर्माइट माउंट से। टर्माइट, जिसे कि हम दीमक भी बोलते हैं, तो दीमक के जो टीले होते हैं उनसे इंस्पिरेशन लेके मिक पियर्स ने इस बिल्डिंग को बनाया था। जैसे कि टर्माइट के माउंट्स में होल्स होते हैं जिससे एयर का सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, इसी तरीके से मिक पियर्स ने इस बिल्डिंग में भी बहुत सारे होल्स डेवलप किए थे। या तो उन्होंने कंक्रीट यूज़ किया या ब्रिक्स यूज़ किया, उन्होंने ऐसे होल्स डेवलप किए थे जिसके थ्रू एयर का सर्कुलेशन मेंटेन रहता था। और ये सब करने के बाद वो बिल्डिंग डे टाइम में 27 डिग्री सेल्सियस और नाइट टाइम में 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन रखती थी, जो कि बहुत ही सही है जिम्बाब्वे जैसी जगह के लिए। हमारे अर्थ पर लाइफ 380 करोड़ साल पहले स्टार्ट हुई थी और तब से लेकर अभी तक नेचर ने बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन किया है। इनफैक्ट नेचर ने इतना एवोल्यूशन किया है और इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है कि जो स्पीशीज़ सर्वाइवेबल थी वो भी हम देख सकते हैं अपने आसपास, वो जी रही है। लेकिन जो स्पीशीज़ सर्वाइवेबल नहीं थी, जैसे कि डायनासोर्स, वो अर्थ पे नहीं रहे। और ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो एवोल्यूशन की वजह से ख़त्म हो गई, जो सर्वाइव नहीं कर पाई। तो हमें नेचर के इतने सालों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट से सीखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम नेचर को ब्लाइंडली कॉपी करें, क्योंकि ऐसा करने से नेचर को हार्मफुल इफेक्ट्स भी मिल सकते हैं। क्या पता हम किसी ऐसी चीज़ का प्रोडक्शन करें नेचर को कॉपी करके जिससे हम टॉक्सिक मटेरियल्स का यूज़ करके बनाएं। तो टॉक्सिक मटेरियल का अगर हम यूज़ करके उस चीज़ को बनाते हैं और बाद में वो टॉक्सिक मटेरियल को अगर हम डिस्पोज ऑफ करें तो वो बायोडिग्रेडेबल बिल्कुल भी नहीं है और नेचर के लिए ये चीज़ बहुत हार्मफुल होगी। तो इससे भले ही ह्यूमैनिटी का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन नेचर का बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि नुकसान हो रहा है। इंस्टेड हमें नेचर की प्रोसेसेस को समझ के उन्हें एक सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना चाहिए। जैसे कि फायरफ्लाइज को हम उनके बायोल्यूमिनेसेंस से समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो लाइट प्रोड्यूस करती हैं, ना कि हम फायरफ्लाइज का यूज़ करें लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। हमें फायरफ्लाइज के उन केमिकल कंपोजिशंस को समझना चाहिए जिसकी वजह से वो लाइट प्रोड्यूस कर पा रही है। अगर हम फायरफ्लाइज को ही यूज़ कर लेंगे लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमने बेसिकली कोई नेचर से चीज़ नहीं सीखी, हमने सिर्फ नेचुरल रिसोर्स को एग्जॉस्ट किया है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ह्यूमंस अभी तक अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर चुके हैं। 2060 तक अर्थ का कोल पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा अगर हम इसी रेट से कोल को कंज्यूम करते रहे, जो कि 856 करोड़ टन पर ईयर है। तो कोल के यूज़ की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। और अगर हम इन सब चीज़ों को छोड़ के सस्टेनेबल मेथड्स को यूज़ करें, जिनमें हम नेचर से सीख के कुछ ऐसे डिज़ाइंस बनाएं जिनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, जिससे नेचर को कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो, तो अगर हम सस्टेनेबल मेथड्स यूज़ करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर भी एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। बायोमिमिक्री का यूज़ करके डिज़ाइनर्स और इंजीनियर्स ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को बिल्ड कर सकते हैं जिनसे नेचर पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम बहुत सारी अभी प्रोडक्शंस में कुछ एंड प्रोडक्ट निकालते हैं और वो एंड प्रोडक्ट टॉक्सिक होता है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही काम होता है कि हम उस टॉक्सिक प्रोडक्ट को अर्थ में दफना दें। लेकिन ये करना नेचर के लिए बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, इससे नेचर को बहुत नुकसान होता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा डेवलप करें, जो कि डिज़ाइनर्स और इंजीनियर्स हैं वो कुछ ऐसा डेवलप करें जिसमें अगर कोई एंड प्रोडक्ट हो भी तो वो बायोडिग्रेडेबल हो। जैसे कि एक बीटल का शेल उसे डेजर्ट एरियाज़ में सर्वाइव करने में हेल्प करता है,
बीटल का शेल बहुत ही हार्ड होता है, जिसकी वजह से बीटल बहुत सारी चीज़ों से बचता है। ऑल्सो बीटल का जो ये शेल होता है वो बीटल को एयर में से मॉइस्चर कैप्चर करने में हेल्प करता है, यानी कि जो एयर में थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी है उसकी वजह से जो एयर में पानी है, उस पानी को बीटल अपने उस शेल के थ्रू अपनी बॉडी में लाता है और इसके थ्रू बीटल अपनी पानी की नीड्स को पूरा करता है। तो बीटल का ये शेल बीटल को सरवाइव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऑल्सो जब बीटल मर जाता है तो ये शेल आसानी से अर्थ में मिल जाता है। ये शेल बायोडिग्रेडेबल होता है और इतना स्ट्रेंथ है इस शेल में कि इससे बीटल आसानी से अपनी पूरी लाइफ को गुजार लेता है। तो सोचो कि इस शेल की कितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हो सकती हैं अगर हम इस शेल को अपनी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर पाए या फिर इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस कर पाए बिना किसी टॉक्सिक वेस्ट के, तो कितना अच्छा होगा। हमें पॉलीथीन्स यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी। पॉलीथीन्स हालांकि बहुत सी जगह अभी कम हो चुकी है, उनका यूज़ पे बैन हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पॉलीथीन्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हम इस बीटल के शेल से इंस्पिरेशन लेके ऐसे बायोडिग्रेडेबल पॉली बैग्स बना सकते हैं जो कि हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं और उससे नेचर को भी कोई नुकसान नहीं होगा। बायोमिमिक्री का यूज़ करके हम नेचर से इंस्पायर्ड डिज़ाइंस को 3 लेवल्स पर समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहला लेवल है फॉर्म। इस लेवल पर हम नेचर में पाने जाने वाले डिज़ाइंस को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करते हैं और उन डिज़ाइंस को हम जब एग्जैक्टली रेप्लिकेट करते हैं तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो डिज़ाइंस जो हम बनाएंगे वो नेचर फ्रेंडली हो। एग्जाम्पल के लिए हम अमेज़ॉन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले वाटर लिली को लेते हैं। वाटर लिली का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से हम इससे इंस्पिरेशन लेके बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग पैनल्स को बना सकते हैं। लेकिन वो बिल्डिंग पैनल्स टॉक्सिक मटेरियल से भी बन सकते हैं, जिसका मतलब है कि हम नेचर के लिए एक हार्मफुल चीज़ बना रहे हैं। तो ऐसा करना नेचर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो इस लेवल पर मोस्ट ऑफ द चीज़ें नेचर फ्रेंडली नहीं होती हैं, जिसकी वजह से फॉर्म लेवल को हम कम ही यूज़ करते हैं। दूसरा लेवल है प्रोसेस। इस लेवल पर हम फोकस करते हैं नेचर के काम करने के तरीके को और मोर स्पेसिफिकली नेचर किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करता है। करेंटली बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि कंबस्शन पर रिलाई करते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी नेचर फ्रेंडली नहीं है और इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम कुछ ऐसे मेथड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस प्रोसेस बायोमिमिक्री का यूज़ करके, जिनसे हम प्रोडक्शन को ज़्यादा नेचर फ्रेंडली बना पाए। जिस तरीके से नेचर बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन बिना किसी कंबस्शन, बिना किसी पोल्यूशन के करता है, वैसे ही हम भी अपने काम में बिना पोल्यूशन के प्रोडक्शन कर सकते हैं। और जितनी भी मेटल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कंबस्शन पे हेविली रिलाई करती हैं, उनको हम डिफरेंट तरीके से वर्क में ला सकते हैं। तीसरा लेवल है इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम लेवल पर हम नेचर की जितनी भी प्रोसेसेस हैं और जितने भी काम करने के तरीके हैं, उन सभी को एक साथ यूज़ करते हैं और उस चीज़ को हम रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक टाइम पे नेचर में बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही हैं और उन सभी को एक साथ इम्प्लीमेंट करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए बायोलॉजिस्ट बहुत यूज़फुल हैं क्योंकि बायोलॉजिस्ट उन सारी प्रोसेस से फेमिलियर है। उन्होंने उन प्रोसेसेस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और वो लोग इस चीज़ को सस्टेनेबली करने के लिए भी हमें एफिशिएंट मेथड्स बता सकते हैं। इनफैक्ट एक यूएस बेस्ड फर्म बायोमिमिक्री 3.8 यहाँ पे 3.8 बिलियन ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारी अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हुई थी उस टाइम को। तो इस फर्म ने एक ऐसा टूल डेवलप किया था जिसका नाम था लाइफ्स प्रिंसिपल्स, और ये टूल हमें हेल्प करता है किसी भी बायोमिमेटिक डिज़ाइन के नेचर फ्रेंडलीनेस को समझने में, कि कोई भी हम डिज़ाइन बनाते हैं तो वो नेचर फ्रेंडली होगा या नहीं होगा। इस टूल में नेचर में पाए जाने वाले वो सारे मेथड्स लिस्टेड हैं और वो सारे पैटर्न्स हैं जिनकी वजह से
कोई भी इकोसिस्टम नेचर फ्रेंडली बनता है या फिर सस्टेनेबल बनता है। अगर कोई बायोमिमेटिक डिजाइन लाइफ प्रिंसिपल टूल्स के साथ अग्री नहीं करता तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि वो डिजाइन नेचर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। अर्थ पर इतने अनसर्टेन टाइम्स होने की वजह से, जहाँ पे हमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें देखने को मिल रही हैं, ये टाइम डिजाइनर्स और इंजीनियर्स के लिए बहुत सही टाइम है, जब वो अपने क्लाइंट की स्पेसिफिकेशंस को पूरा ना करने की बजाय नेचर फ्रेंडली मेथड्स को अपनाएं और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल मेथड्स को कम से कम यूज करें। ऐसा करने से हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए नेचर को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए इंजीनियर्स और डिजाइनर्स को नए मेथड्स अपनाने पड़ेंगे, और इन नए मेथड्स को अपनाने के लिए एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है बायोमिमिक्री। बायोमिमिक्री का यूज करके इंजीनियर्स और डिजाइनर्स ऐसे नए नए मेथड्स बना सकते हैं जिससे नेचर भी अच्छा रहेगा और हमारी लाइफ भी इम्प्रूव होगी। तो अगर हम ऐसा पॉसिबल है और ऐसा हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमें ये रास्ता अपनाना चाहिए और एक बेटर लाइफ की तरफ हमें स्टेप रखना चाहिए। बायोमिमिक्री को इम्प्लीमेंट करने का हर एक स्टेप हमें नेचर के प्रति और भी रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, और इसकी वजह से हम नेचर को और भी अप्रिशिएट करेंगे, नेचर को एक इंस्पिरेशन का सोर्स समझेंगे, और हम अपनी ज़्यादातर लाइफ की प्रॉब्लम्स को नेचर को देख के सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से नेचर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आपको ये जो चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, ये नेचर ही है। अगर हम इस नेचर को नहीं बचा पाते हैं तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स क्या देख पाएंगे? तो हमें इस चीज़ के लिए एक स्टेप रखना पड़ेगा, और आपके लिए एक सबसे बेस्ट काम ये होगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें। तो जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे उतना ज़्यादा उनके अंदर नेचर के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगी। वो भी समझेंगे कि हाँ भाई, हम भी ऐसे तरीके अपना सकते हैं जिससे नेचर कम से कम हार्म हो नेचर को। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय गाइस।